हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद न्यू टॉपिक। हम लोग पिछले क्लास में डायमेंशन का यूज सीख रहे थे। तो दो यूज सीख गए थे। पहला यूज था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना डायमेंशन की सहायता से, और दूसरा यूज था यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना। अब हम लोग तीसरा यूज सीखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। कोई भी फार्मूला दिया हुआ है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले देखते हैं। आपके पास 12 मैंगोज है और इसमें अगर आप 5 मैंगोज ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो 17 मैंगोज हो जाएगा। ओके, 12 + 5 17 मैंगो हो जाएगा। 12 मैंगोज है, उसमें से आप 5 मैंगोज खा लिए, खत्म कर दिए, तो आपके पास कितना बच जाएगा, तो 7 मैंगोज बच जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सही है। लेकिन अगर हम 12 मैंगोज में 10 एप्पल्स जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये दोनों नहीं ऐड हो पाएगा। मैंगोज में हम एप्पल्स को जोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी एडेड, इज इट और नॉट। ठीक है, तो बस इसी प्रिंसिपल पे मेरा ये काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। पहले इस लॉ को सीखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इससे ये लॉ क्या कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर, ठीक है, फिर एक ही स्वभाव वाला जो फिजिकल क्वांटिटीज होगा कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंगोज में एप्पल्स को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते, उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर का होगा तभी हम उन्हें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। हम वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं जोड़ पाएंगे, हम फोर्स में मोमेंटम नहीं जोड़ पाएंगे। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग जोड़ पाएंगे। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए इससे ये पता चलता है कि अगर आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कोई इक्वेशन लिखे x = a ± bc² + √def। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है कि इधर अगर मैंगोज है, x अगर मैंगोज है तो a को भी मैंगोज ही होना होगा। ठीक है, ये जो bc का स्क्वायर है इसको भी मैंगो ही होना होगा, तभी आप जोड़ पा रहे हैं या घटा पा रहे हैं। और √def जो लिख रहे हैं ये भी मैंगोज होगा, तभी आप जोड़ घटाव करेंगे। तो ये सारा टर्म x का, a का, bc² का और √def का, इन चारों टर्म का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है। ठीक है, अगर सेम नेचर नहीं होगा तो हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सब टर्म अगर सेम ही नेचर का है, इसका मतलब सारे टर्म का डायमेंशन भी इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इसके आधार पे हम कुछ एग्जाम्पल देखें और कुछ को प्रूव करके देखें। आप पहले से सीखे होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो आप 3 इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है जो आप जानते होंगे, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। आप ये 3 इक्वेशन सीखे होंगे। अब इसको हम चेक करके देखें कि ये सही है या नहीं। ऑलरेडी ये सही है, लेकिन हम डायमेंशनली इसे चेक करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम तीनों एग्जाम्पल में, तीनों इक्वेशन में जो बीच वाला इक्वेशन है s = ut + ½ at², इसी को चेक करके दिखला रहे हैं। देखिए s इधर है ut और +½ at²। यहाँ आप 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं, ut में ½ at² जोड़ रहे हैं। तो सपोज ut अगर मैंगो है तो ½ at² को भी मैंगो होना होगा, तभी हम इन दोनों को जोड़ पाएंगे।
और इन दोनों को जोड़े हैं तो इधर मैंगो है तो इस साइड भी हमको मैंगो ही मिलना चाहिए। मतलब इस टर्म का तीनों ही टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम अगर तीनों टर्म का डायमेंशन अलग अलग निकालें और देख लें कि अगर वो सेम आ रहा है इसका मतलब इक्वेशन सही है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ेंगे। तो LHS में कौन सा टर्म है? LHS में आपका पहला टर्म है S। ओके, तो हम LHS का पहले डायमेंशन निकाले तो LHS में जो टर्म है वो मेरा S है। S एक्चुअली है क्या? तो S है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका सिंपली एक लेंथ है, तो इसको हम L इसका डायमेंशन आ गया। तो LHS में जो टर्म था उसका डायमेंशन आया L। अब RHS के टर्म को हम देखें तो RHS में दो टर्म है, एक टर्म है UT और दूसरा टर्म है हाफ AT²। तो हम दोनों का अलग अलग निकालें। RHS में जो टर्म है उसका पहला टर्म है UT, तो UT को निकालें। तो UT में U क्या था? तो U है इनिशियल वेलोसिटी, आपको याद होगा। तो ये एक तरह का वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और T है टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी को ब्रेक करेंगे तो वेलोसिटी कैन बी रिटेन एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इस टाइम से ये टाइम कट कर दिए तो बचा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक सिंपली लेंथ है, तो लेंथ आ गया। तो फिर इसका डायमेंशन L आ गया। ओके, तो आप देखिए कि पहले टर्म का भी डायमेंशन L आया, RHS में जो दूसरा टर्म था उसका भी डायमेंशन L आ गया। अब तीसरे टर्म को देखिए, तीसरा टर्म है हाफ AT²। तो हाफ AT² का हम डायमेंशन निकाल के देखें, हाफ AT²। तो RHS में जो तीसरा टर्म है हाफ AT², इसका देखें तो हाफ जो है 1/2 ये नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो ये बाहर आके खत्म हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। AT², A है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इंटू T है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर। ओके, अब एक्सीलरेशन को ब्रेक कीजिए, तो एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टाइम का स्क्वायर। तो एक टाइम से एक टाइम हम उड़ा लिए तो बच गया आपके पास वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी को ब्रेक किए तो आया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से है तो ये टाइम फिर हट गया, तो बच गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का सिंपली लेंथ है, तो आपका डायमेंशन फिर L आ गया। ओके, तो अब डायमेंशन L आ गया, तो आप देख क्या रहे हैं कि मेरा ये जो इक्वेशन है S बराबर UT प्लस हाफ AT², ये मेरा डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि अब यहाँ हाफ AT² हम लिख रहे हैं। अगर हम S इज इक्वल टू UT प्लस, मान लीजिए हाफ के जगह हम 3/5 AT² लिख दें, ओके, तब भी अगर आप इसको प्रूव करेंगे तो डायमेंशनली यू विल फाइंड दैट दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो डायमेंशन की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये नहीं पता चलेगा। गुना जो आ रहा है नंबर, ये नंबर कितना होगा, दैट कैनॉट बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की सहायता से हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल सकते। इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशन का एक तरह का लिमिटेशन है। तो इसलिए डायमेंशनली करेक्ट हो फॉर्मूला, लेकिन ये जैसे डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। फिजिकली करेक्ट के लिए 1/2 होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है। डायमेंशन उसके लिए इजाजत नहीं देता है, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वहां पे मान लीजिए 1/2 के जगह हम 1000 डाल दें, 1 लाख डाल दें, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगा। ओके, तो ये आपका तीसरा यूज हो गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। ओके, अब हम लोग चौथे यूज को देखते हैं। इसे हम कहें टू डिराइव द रिलेशन या फार्मूला। हम कोई फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं
कोई रिलेशन निकाल भी सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। अब इस यूज को देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन होगा, इसको आप निकालिए डायमेंशन की सहायता से। ओके, तो देखिए पहले हम सिंपल पेंडुलम समझें क्या है। तो सिंपल पेंडुलम आप सब कोई देखे होंगे, वॉल घड़ी में देखिए, वॉल क्लॉक में एक बॉब रहता है जो दो पॉइंट्स के बीच, एक इधर का एक पॉइंट है और इधर का एक पॉइंट है, ये बार बार इधर से इधर और इधर से इधर घूमता रहता है। इज इट और नॉट? तो यही आपका एक सिंपल पेंडुलम बन गया वॉल क्लॉक में। ठीक है, तो इसमें एक धागा है जिसकी लंबाई है L, एक बॉब है जिसका मास है M। अब इसी का टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड पहले क्या होता है, तो टाइम पीरियड कहते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस लौट के फिर अपनी ओरिजिनल जगह पे जब आ गया, तब हम कहेंगे एक पूरा चक्कर लग गया, और इस पूरे चक्कर में जितना समय लगेगा वही टाइम पीरियड होगा। ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। इसको हम टी लेटर, कैपिटल टी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी टी का हमें फार्मूला निकालना है। ठीक है, चलिए, तो अब जो टी का फार्मूला हम निकालेंगे कैसे, तो हमें पहले यहाँ पे इमेजिन करना होगा कि ये टी किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो सकता है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा कि कोई भी टर्म इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ओके, और जहाँ नहीं दिया है तो वहाँ यू विल हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना होगा कि ये इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा चीज़ आ रहा है। तो एक तो धागे की लंबाई आ रही है, लेंथ, तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ पे डिपेंडेंट है। हो सकता है लेंथ बड़ा कर दे तो टाइम पीरियड बदल जाए। यहाँ दूसरा टर्म आ रहा है इस बॉब का मास m, हो सकता है मास बदल दे तो टाइम पीरियड बदल जाए, तो m। और तीसरा टर्म है, आप देखते हैं अर्थ है, तो अर्थ है सो हर ऑब्जेक्ट को अपने नीचे की ओर अट्रैक्ट करता है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जी टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि ये जी पे भी डिपेंडेंट है। तो लेंथ, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस तीन टर्म पे ये डिपेंडेंट है। टाइम पीरियड ये हमने माना, और हमें पावर पता नहीं है क्योंकि फार्मूला में कुछ भी पावर आ सकता है, कोई स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी होगा, तो हम पावर पता नहीं है, तो हम पावर अपने मन से अभी ABC मान लेते हैं। ओके, तो इतना काम आपको करना होगा। मैक्सिमम जगह आपका पैरामीटर दिया रहेगा कि एक खास टर्म किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वो फैक्टर्स दिया होगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी जो जो फैक्टर दिया है उस फैक्टर को लिखिए और उसका कुछ पावर ABC मान लीजिए और आगे का काम कीजिए। ओके, तो हमने पहला काम किया कि टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है वो हम इमेजिन करके इक्वेशन लिखें। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA MB GC। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगा दिए K, तो एक इक्वेशन बन गया T इज इक्वल टू K, L का पावर A, M का पावर B और G का पावर C। इट इज नाउ इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पढ़े हैं कि LHS में जो टर्म है, मान लीजिए मैंगो है तो RHS में भी मैंगो ही होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों ही तरफ डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले डायमेंशन दोनों तरफ निकालें। तो टेकिंग डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ सारे टर्म्स का डायमेंशन निकालने पर, तो डायमेंशन निकालिए। तो LHS में टर्म कौन सा है, तो LHS में टर्म है टाइम पीरियड। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, तो टाइम का डायमेंशन होगा T का पावर 1 हो जाएगा। तो M और L टर्म इसमें है ही नहीं, तो M का पावर 0 और L का पावर 0 और T का पावर 1 डाल दिए। ओके,
अब इधर के कांस्टेंट है, के बाहर रहने दिए। अब देखिए, अब पहला टर्म है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो एल का पावर ए हो गया। दूसरा टर्म है मास, मास का डायमेंशन एम होता है, तो एम का पावर बी हो गया। और तीसरा टर्म है एक्सीलेशन, तो एक्सीलेशन का डायमेंशन क्या होता है, तो एक्सीलेशन का डायमेंशन होता है एल टी -2। तो हम इसका डायमेंशन लिख दिए एल और टी का पावर -2, ठीक है। एक्सीलेशन का एल टी -2, तो एल टी -2 लिख दिया, लेकिन पावर है यहाँ सी, तो यहाँ भी सी चढ़ा लिए और यहाँ भी सी चढ़ा लिए। ओके, तो हम दोनों तरफ डायमेंशन लिख दिए। अब इक्वल टर्म को, एक तरह के टर्म को इकट्ठा कीजिए, तो m0 L0 T1, ये तो LHS में ठीक है, इस साइड लाइए। m का पावर है b, पहले इसको लिख लिए। l का पावर देखिए, l का पावर यहाँ a है, यहाँ c है, तो l का पावर a + c हो गया और t का पावर -2c हो गया। ओके, तो अब डायमेंशन आप सारे टर्म का लिख चुके हैं। अब ये चूंकि दोनों इक्वल है, इक्वलिटी साइन है, तो इधर LHS में m का पावर है 0 और RHS में m का पावर है b। इसका मतलब b को 0 होना पड़ेगा, a + c को 0 होना पड़ेगा और -2c को 1 होना पड़ेगा। तो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ ml एंड t, ml और t के पावर को इक्वेट करने पे आपको क्या मिलेगा, तो b का वैल्यू 0 आ गया, a + c 0 आ गया और -2c 1 आ गया। आपको 3 इक्वेशन मिल गया, ठीक है, 1 2 3 3 इक्वेशन। अब देखिए, आपने 3 अननोन माना था एबीसी तो आपको पता था नहीं, आप अपने मन से माने थे कि इन टर्म पे इस पावर के साथ ये डिपेंडेंट है। तो आप 3 अननोन माने थे एबीसी और आपको 3 इक्वेशन मिल चुका है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब निकालिए। तो b का वैल्यू 0, ये तो ऑलरेडी निकला ही हुआ है। हम यहाँ से c का, तीसरे इक्वेशन से c का वैल्यू निकालें, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। c आ गया -1/2। ओके, और अब c का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल दें तो a निकल जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा a = -c, c को इस साइड ले आए, तो a = -c और -c का वैल्यू -1/2 निकाल चुके हैं, तो -1/2 डालें यहाँ, तो आ गया ये 1/2। ओके, तो आपको सारा वैल्यू आ गया। a का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू हो गया 0 और c का वैल्यू हो गया -1/2। अब ये सारा वैल्यू आपका जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में डालिए। ओके, इक्वेशन में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन है आपका l का पावर a था, तो a का वैल्यू डालिए। a का वैल्यू है 1/2, तो l का पावर 1/2। m का पावर b था, b का वैल्यू आया 0, तो m का पावर 0 और g का पावर c था और c का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2। अब देखिए, m का पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0, ये 1 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो अब आ गया k, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2 है, उसको नीचे ले गए, तो g का पावर +1/2 हो गया। ओके, तो अब k 1/2 को हम रूट अंडर में लिख सकते हैं, तब ये टर्म आ गया √L/g। अब देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास मिल चुका है, t = k √L/g। ठीक है, तो डायमेंशन की सहायता से आप इसका फॉर्मूला तो निकाल लिए, लेकिन k का वैल्यू अब क्या होगा, तो k का वैल्यू डायमेंशन से हम नहीं निकाल सकते। ये आपको पहले भी बताए हैं कि द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। आप देखे थे पिछले क्लास में s = ut + ½ at², तो हम लोग चेक किए थे, तो हाफ की जगह कोई दूसरा भी नंबर डालेंगे तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा। तो k का वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा, तो बाय एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू आएगा 2π
तो 2 पाई यहाँ डाल दें तो एग्जैक्ट फार्मूला आपको मिल जाएगा, T = 2 पाई √L/g। तो इस तरह से हम कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं डायमेंशन की सहायता से। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको कुछ नहीं, जो टर्म है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, कोई भी टर्म किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है वो लिखिए, उसका कुछ न कुछ पावर डाल दीजिए, फिर दोनों तरफ डायमेंशन लीजिए, पावर को इक्वेट कीजिए, ABC का वैल्यू निकालिए, ऑटोमेटिक आपके पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा यूज था। अब हम लोग इसका अंतिम डायमेंशन का यूज देखते हैं। कोई भी टर्म जो है उसमें जो कांस्टेंट यूज, कोई भी लॉ हम यूज करते हैं तो उसमें जो फिजिकल कांस्टेंट या कोफिशिएंट यूज करते हैं उसका डायमेंशन निकालना। जैसे आप पढ़े होंगे मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी में आप जानते हैं फॉर्मूला है E = hν। ठीक है, वहाँ उस क्वांटम थ्योरी में आप पढ़े थे कि एनर्जी जो रेडिएट होता है या एब्जॉर्ब होता है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट का नाम हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट देते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो कांस्टेंट आया न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का हम डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। तो h को हम क्या लिखेंगे, तो E/, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का हम डायमेंशन लिख दें, एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा, तो mL/T-2, और फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mL/T-1 ये फ्रीक्वेंसी, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया। उसी तरह से आप न्यूटन्स का एक ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को पढ़े हैं, F = G(m1m2/r²). ओके, तो अब यहाँ भी एक कांस्टेंट आप यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका भी अगर आप डायमेंशन, कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो G = F(r²)/m1m2 लिख सकते हैं। ये हम पहले भी एग्जाम्पल में आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट हम लोग किसी भी लॉ में फार्मूला में यूज करते हैं, उस कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला जा सकता है। ओके, तो आज का क्लास यही, आप डायमेंशन का सारा यूज, पांचों यूज सीख चुके हैं। अब अगले क्लास में इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल आपको बना के दिखाएंगे और कुछ होमवर्क भी आपके लिए छोड़ देंगे, आप घर पे बना के प्रैक्टिस करें। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।